हेलो फ्रेंड्स, सुमा टॉक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे विजयनगर साम्राज्य, जो कि मध्यकालीन भारत का हिस्सा है। देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो सगे भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं। इसकी राजभाषा क्या थी? तेलुगु थी। फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी और कब की थी? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। और कब की थी? 1336 ईस्वी में की थी। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक बॉक्स में संगम वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए देख लीजिए। हरिहर 1336 से 1356 ईस्वी, बुक्का फर्स्ट 1356 से 1370 ईस्वी, हरिहर सेकेंड 1377 से 1404 ईस्वी, देवराय प्रथम 1406 ईस्वी से 1422 ईस्वी, देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी, मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 ईस्वी, विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485 ईस्वी यानी 85 ईस्वी। आगे देख लेते हैं। नोटेड पॉइंट में क्या है? हम्पी के भग्नावशेषों को कर्नल कॉलिन मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया: संगम वंश, सलुब, तुलुब एवं अरावीडु वंश। बुक्का प्रथम के वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसने? हरिहर द्वितीय ने। संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? हरिहर द्वितीय ने। यहाँ पर एक दिया गया है अष्टदिग्गज में शामिल कवि। इनके अष्टदिग्गज कवि भी थे कुछ। अष्टदिग्गज मतलब 8 जो कवि थे। गोष्ठी एक संस्था थी 8 कवियों की। देख लेते हैं कवि और रचना। अल्लसनी पेद्दन मनुचरित एवं हरिकथा सार। फिर से देख लेते हैं। अल्लसनी कवि हैं। अल्लसनी पेद्दन ने क्या लिखा है? मनुचरितम एवं हरिकथा सार लिखा है। नंदीतिम ने लिखा है परिजात हरण। भट्ट मूर्ति ने लिखा है नरस भूप लियम और हरिचंद्रन लोपाख्यानम। फिर है धुरजति ने लिखा है कलहस्ती महात्म किसने लिखा है? धुरजति ने लिखा है। मल्लन ने क्या लिखा है? राजशेखर चरित पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। अच्युत राज रामचंद्र ने लिखा है सकल कथा सार संग्रह एवं रामाभ्युदयम किसने लिखा है? अच्युत राज रामचंद्र ने लिखा है। पिंगाली सूरत ने लिखा है राघव पांडिय
और तेनाली रामकृष्णन ने लिखा है पांडुरंग महात्म्य। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। फिर से देख लीजिए, इटली का यात्री निकोलो, इटली का यात्री कौन था? निकोलो कांटी था, जो विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। विजयनगर की यात्रा पर आया था, लेकिन किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। इसने दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया है, यानी निकोलो कांटी ने दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर होने के लिए नगर में नहरें ला सके। जल की कमी को दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके, इसके लिए उसने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया। सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया। सिंचाई के लिए उसने किस नदी पर बांध बनवाया? हरिद्रा नदी पर। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा, संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन रहा? देवराय द्वितीय था। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता है, यानी देवराय द्वितीय आ जाए या इमाडी देवराय आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। इमाडी देवराय भी कहा जाता है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से ही दी जाती थी। पुलिस वालों का वेतन किससे दिया जाता था? वेश्यालय की आय से दिया जाता था। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। श्रीनाथ कौन थे? एक तेलुगु कवि थे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों की भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटकर हाथियों का शिकारी कहा गया है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है। फिर से देख लीजिए, देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। शालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश शालू वंश 1485 से 1506 ईस्वी की स्थापना की। तुलु वंश, शालू वंश ये हो गया, ये अभी तक हम क्या शालू वंश की स्थापना फिर से देख लीजिए, शालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश शालू वंश 1485 से लेकर 1506 ईस्वी तक की स्थापना की, यानी 1485 ईस्वी से 1506 ईस्वी तक शालू वंश का शासन रहा। फिर है तुलु वंश, 1505 ईस्वी से 1565 ईस्वी तक तुलु वंश का शासन रहा। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। तुलु वंश का महान शासक कौन था? कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। शालू तिम्मा कृष्णदेव राय का योग मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ
कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। किसके शासनकाल में? कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्टदिग्गज रहा करते थे। 8 कवियों का जो है एक सर्वश्रेष्ठ 8 कवियों की एक वो थी मंडली थी जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में अल्लशनी पेद्दन सर्व प्रमुख थे। कौन प्रमुख थे? अल्लशनी पेद्दन सर्व प्रमुख थे। संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का विद्वान था। मतलब अल्लशनी पेद्दन जो है संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं के विद्वान थे। इसे तेलुगु कविता का पितामह कहा। इसे तेलुगु कविता का पितामह वह आंध्र कविता का पितामह भी की उपाधि प्राप्त थी। यानी जो अल्लशनी थे, अल्लशनी पेद्दन थे, इनको जो है तेलुगु कविता का पितामह या फिर आंध्र कविता का पितामह की उपाधि प्राप्त थी। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। यानी इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती, कल्याणम और उषा परिणय की रचना की। विजयनगर साम्राज्य में नंदीनागढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। कौन सी लिपि का? नंदीनागढ़ी। नागलपुर नामक नए नगर हजारा राम एवं विठुल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया था। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय ने चिदम्बरम मंदिर, अम्बारम में पार्वती का मंदिर एवं कांचीपुरम में वरदराज एवं एकम्बरनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव था। राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था। फिर से देख लीजिए, विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठवाड़ा प्रदेश में। तालीकोटा ये दोनों में टकराते थे ना, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठवाड़ा प्रदेश में। दोआब, तुंगभद्रा के दोआब यानी 2 नदियों का संगम है यहाँ पर। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन प्रारंभ किया। फिर है विजयनगर के चौथे राजवंश आरावीडु वंश 1570 से 1672 ईस्वी की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। अरावीडु वंश का अंतिम शासक रंगा तृतीय था। अरावीडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए इस प्रकार था। पहले प्रांत,
जिसको मंडल कहते थे, फिर कोट्टम या वलनाडु यानी जिला, उसके बाद जो है नाडु मेला ग्राम 50 गांव का समूह, फिर उर ग्राम यानी सबसे बड़ा मंडल होता था। विजयनगर कालीन सेनानायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भू सामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जो अमरम कहलाता था। जो क्या कहलाता था, यानी जो भूखंड देते थे उसको अमरम कहते थे। आयंगर व्यवस्था क्या थी? प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इस ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे, यानी इनको वेतन नहीं दिया जाता था, अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त, कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद अनुवंशिक होता था, यानी कि इनके जैसे पिता वर्ग काम करता है तो उसके बाद उसका पुत्र काम करेगा, उसके बाद उसका पुत्र काम करेगा, ये है जिस तरह कार्य होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर ना तो बेची जा सकती थी और ना ही दान की जा सकती थी। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री देश, काल और शासक। निकोलो कोंटी इटली का यात्री था। कब आया था? 1420 ईस्वी में आया था। किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अब्दुल रज्जाक फारस का था। कब आया? 1442 ईस्वी में आया। और किसके शासनकाल में आया? देवराज द्वितीय के शासनकाल में आया। नूनिच पुर्तगाली यात्री था। 1535 में आया था, 1535 ईस्वी में आया था। और किसके शासनकाल में आया था? अच्युत राय के शासनकाल में आया था। डोमिंग पायस पुर्तगाल का था, 1515 ईस्वी में आया था। और किसके शासनकाल में आया था? कृष्ण देवराय के शासनकाल में आया था। बारबोसा पुर्तगाली यात्री था। और किसके शासन कब आया था? 1515 से 1516 के बीच में आया था। कृष्ण देव राय के शासनकाल में आया था। आगे देख लेते हैं। कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6वां भाग था। भू राजस्व की दर कितना था? उपज का 1/6वां भाग। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे, यानी जो विधवा से विवाह करेगा वो इस कर से मुक्त था, वर वधू के कर से। बली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। उम्बली क्या थी? ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। रक्त कोड़ंगे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। यानी रक्त कोड़ंगे काहे लिए होता था? ये जो लोग युद्ध में शहीद हो जाते थे उनके परिवार को दी जाने वाली भूमि थी। कुट्टगी ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कूदी कहलाते थे। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुषों के लिए गंडपेंद्र नामक पैर में धारण करने वाले कड़े को सम्मान का प्रतीक माना जाता था।
कृष्णदेव राय के दरबार में महिला अंगरक्षिकाओं का वर्णन मिलता है। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंड नायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। टकसाल विभाग को क्या कहा जाता था? जोरी खाना। चिट्ठियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बस गए थे उनको क्या कहा जाता था? बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास दासियां प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्वग कहा जाता था। जो मनुष्यों का क्रय विक्रय होता था उसे वेश्वग कहा जाता था। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, परंतु सती प्रथा स्वैच्छिक विद्यमान थी। बाल विवाह सामान्य प्रथा थी। बाल विवाह कैसी प्रथा थी? सामान्य प्रथा थी। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता कल्याण मंडप एवं 1000 स्तंभों वाले गोपुरम का निर्माण था। कल्याण मंडप में देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था। मंदिर के साथ देवता की पत्नी हेतु अम्मान मंदिर का भी निर्माण होता था। तिरुपति मंदिर में कृष्णदेव राय एवं उनकी पत्नी तिरुमल एवं चिंता देवी तथा वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियां हैं। महानवमी का त्योहार विजयनगर का प्रमुख राज्योत्सव था। महानवमी का त्योहार विजयनगर का प्रमुख राज्योत्सव था। यह उत्सव देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। विजयनगर काल की कन्नड़ कृतियों में भीमक द्वारा रचित वाशो पुराण किसने लिखा है? भीमक ने। अत्यंत प्रसिद्ध लिंगायत धर्म ग्रंथ है। आगे देख लेते हैं। मदुरा विजयम बुक्का प्रथम के कुमपुत्र कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी की रचना है। कृष्णदेव राय और राम राय एक अच्छे संगीतज्ञ थे। कृष्णदेव राय और राम राय एक अच्छे संगीतज्ञ थे। लक्ष्मी नारायण कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार था। लक्ष्मी नारायण कौन था? कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार था। उसने संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना की थी। किसने की थी संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना? लक्ष्मी नारायण ने संगीत सूर्योदय की नामक पुस्तक की रचना की थी। संत विधरण्य ने संगीत ग्रंथ संगीत सार की रचना की। किसने की थी? संत विधरण्य ने संगीत ग्रंथ संगीत सार की रचना की। वीणा विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीत वाद्य था। वीणा क्या था? विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीत वाद्य था। विजयनगर की चित्रकला लिपाक्षी कला के नाम से जानी जाती है। इस कला के नाम से जानी जाती है? लिपाक्षी कला के नाम से जाने जाते हैं। इस चित्रकला के विषय रामायण एवं महाभारत से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? इस चित्रकला के जो इस विषय जो है रामायण और महाभारत से। विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर एक शैली विकसित हुई है जो यक्षिणी शैली के नाम से जानी जाती है। यक्षिणी शैली। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वाराह था। इसका वजन 52 ग्रेन था, जिसे विदेशी यात्रियों ने हूण परदौश या पगोड़ा के रूप में उल्लिखित किया है। सोने के छोटे सिक्कों को प्रताप तथा फणम कहा जाता था। प्रताप 26 ग्रेन का तथा फणम 5.5 ग्रेन का होता था। चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहा जाता था। ये पूछे जाते हैं। सोने के सिक्कों को जो है फणम कहा जाता था, छोटे सिक्कों को फणम या प्रताप कहा जाता था ना। ये 26 ग्रेन के होते थे। और चांदी के जो है
ये दोनों अलग अलग हैं, देख लीजिए। प्रताप 26 ग्रेन का होता था और फणम जो है 5.5 ग्रेन का होता था। इसी तरह चांदी के सिक्कों को तार कहा जाता था। विजयनगर के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में क्रूजेडो पुर्तगाली दीनार फारसी, फ्लोरीन और डुकेट इटली मुद्राएं प्रचलित थी। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर कुछ कमियां हो तो उसको भी कमेंट्स बॉक्स में लिखें ताकि हम उसको दूर कर सकें। ओके फ्रेंड्स।